हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीएन सर, विकास नागपाल सर। और बेटा मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आता हूँ कूलम्स लॉ के ऊपर, सिंपल पेंडुलम आज की जो सीरीज है अपनी। और आपको पता है कि डेली मैं आपके लिए एक क्लास लेके आता हूँ, तो इसमें बेटा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। तो आप साथ साथ प्रॉपर इनके नोट्स इनके बनाते रहिए और इन क्लासेज को रिवाइज करते रहिए, और आप थोड़े दिन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आप देखते देखते क्लासेज को एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने कूलम्स लॉ फॉर सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम की प्रॉब्लम्स अपने शुरू करते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन नीट में या जेई में आए हैं, और ट्वेल्थ के अंदर बोर्ड के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं एक दो बार, कि इसमें पेंडुलम के ऊपर कूलम्स लॉ को अप्लाई किया जाता है। बहुत सिंपल रहते हैं बेटा क्वेश्चन। चलिए अपने करते हैं स्टार्ट, टाइम को वेस्ट किए बिना। टाइम को वेस्ट नहीं करना बेटा, नोट्स कॉपी पेन ले लो, साथ साथ नोट्स बनाते चलो। टाइम हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, एग्जाम कब आ जाएंगे अपने को पता भी नहीं चलेगा। और साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, ये मत सोचिए कि कल बनाऊंगा नोट्स, आज बनाऊंगा। अभी पढ़ रहे हैं, अभी साथ साथ नोट्स बनाया करो। चलो बेटा करते हैं अपने स्टार्ट। फर्स्ट न्यूमेरिकल आज का, टू आइडेंटिकल सिंपल पेंडुलम आर शोन। तो आपको बेटा क्या है, यहाँ पे दो पेंडुलम आपको शो किए गए हैं। इनको मैं बना देता हूं अभी अच्छे से। ये आपको दो पेंडुलम यहाँ पे दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं बेटा यहाँ पे? ये सिंपल पेंडुलम है, ये हैं सिंपल पेंडुलम। ये इनकी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है L, और ये है इनका सस्पेंशन पॉइंट S। S बोले तो सस्पेंशन पॉइंट। तो बेटा एक पेंडुलम है, वो स्ट्रिंग से लगे हुए हैं, सस्पेंडेड हैं, और पेंडुलम इस तरह से आपस में चिपके हुए रहेंगे। मास के कारण ये नीचे रहेंगे। लेकिन अगर हम इनको चार्ज दे दें, क्वेश्चन क्या कहता है, इनको चार्ज दे दें। चार्ज देते ही अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हो जाएगी ना। चार्ज दिया, अब कूलम प्रिंसिपल इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट होने वाली है। तो जैसे ही हम इसको चार्ज देते हैं, तो बताओ उनमें एंगल कितना बनेगा। कैसे बनेगा बच्चों एंगल? पेंडुलम को जैसे ही चार्ज दिया ना, इक्वल चार्ज प्लस प्लस, तो एकदम से इनमें रिपल्शन लगेगा, ये दूर दूर हो जाएंगे। यानी इनकी जो पोजीशन होगी बाद की, अभी तो ये पोजीशन ऐसे है, और जैसे ही इनको चार्ज देंगे तो इनकी पोजीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, देखो ऐसे हो जाएंगे। यानी कि ये दूर दूर हो गए हैं। चार्ज बेटा इनको कितना दिया, प्लस क्यू और प्लस क्यू, चार्ज हमने इनको दे दिया, इक्वल चार्ज दिया। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये भी देखेंगे अनइक्वल चार्ज देते तो क्या होता। अभी हमने इसको इक्वल चार्ज दिया, और इनके बीच बच्चों एंगल कितना बन गया, ये थीटा और थीटा बन गया मान लो। वही तो हमें कैलकुलेट करना है, एंगल थीटा कितना है। मतलब इसने अपनी पहले वाली पोजीशन, जो इनिशियल पोजीशन थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थे सीधे, उससे कितने एंगल पे इनका डेविएशन हुआ, इसे हम बोलते हैं एंगल थीटा। ये हमें बच्चों फाइंड करना है। अब आप ये बताओ कि इसमें जो ये दूर दूर हुए, इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इनके ऊपर फोर्स लगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट के ऊपर जो फोर्स लगता है F12, और सेकंड के ऊपर जो फोर्स लगता है F21। ये लेकिन आपको मैंने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ाया था कि ये एक्शन रिएक्शन लॉ होते हैं बेटा, चार्ज के कारण। क्योंकि कूलम्स लॉ किसके ऊपर बेस्ड होता है, बिल्कुल याद है ना, न्यूटन्स, बोलो किसके ऊपर, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि एक्शन रिएक्शन लॉ के ऊपर। तो ये तो एक्शन और रिएक्शन होते हैं बेटा, तो ये हमेशा इक्वल ही रहते हैं, तो हम इनको F ही डिनोट करेंगे। ये भी F है और ये भी F है। चार्ज भले कुछ भी हो, चार्ज सेम हो या डिफरेंट हो, उसका मतलब नहीं है। एक्शन रिएक्शन का मतलब एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा ऑलवेज इक्वल होते हैं। अच्छा नेक्स्ट बात, ये F की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, KQ² बाई R²। R क्या है, यहाँ इनके बीच का सेपरेशन है, यानी ये कितना दूर हो गए हैं। पहले सेंटर पे थे, अब कितना दूर हो गए हैं, उसको अपने बोलते हैं R। अब बेटा ये देखिए, इसमें mg कहाँ लगेगा, mg का भी तो रोल है ना। ये लगा इनके बीच में mg। mg क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। अब ये थीटा है, तो आप बच्चों को पता है कि ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। z बन गया ना, इसमें देखो z बन गया, z बन गया, तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा। और बेटा टेंशन फोर्स की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम मास। तो इस पेंडुलम का ये मास है, मास से परे की ओर टेंशन फोर्स की डायरेक्शन। स्ट्रिंग में टेंशन किधर बनाते हैं बोलो, हमेशा अवे फ्रॉम मास। तो ये हो गया t, और थीटा को टच करने वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, t cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट बेटा कौन सा हो जाएगा,
टी साइन थीटा। तो अब यहां आके ये इक्विलिब्रियम में आ गए, तो इसका मतलब यहां से टी साइन थीटा किसके इक्वल होने, टी साइन थीटा किसके इक्वल है, टी साइन थीटा किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फोर्स की, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की। तो बच्चों यहां से टी साइन थीटा किसके इक्वल है, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की। टी कोस थीटा देखो बेटा किसके इक्वल है, टी कोस थीटा किसके इक्वल है, एम जी के। इक्वेशन 1 आ गई और इक्वेशन 2 आ गई। देख लो टी कोस थीटा किसके इक्वल है, एम जी के है। तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन का मैंने डायग्राम बनाया। मैंने आप बच्चों को ये बात कही कि दो पेंडुलम थे, अभी ये अनचार्ज थे, तो कैसे थे, बिल्कुल स्ट्रेट थे ऐसे, ठीक है, इनमें कोई एंगल नहीं था, चिपके हुए थे। जैसे ही इनको चार्ज दिया क्या हुआ बच्चों बताओ, ये दूर हो गए हैं। दूर होने पर इनमें एंगल, इन्होंने अपनी इनिशियल पोजीशन से एक एंगल बनाया है थीटा, थीटा इन्होंने एक एंगल बनाया है, ये इधर और ये इधर। कि क्यों एंगल बनाया, क्योंकि रिपल्शन के कारण दूर हो गए हैं, चार्ज क्यू क्यू आ गया इनके ऊपर। और रिपल्शन वाला जो फोर्स होता है वो बेटा हमेशा सेम रहता है एक्शन रिएक्शन लो के कारण। चलो ठीक है, सेम की बात तो करते हैं। अभी बताओ होता कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है। और रस्सी में टेंशन हमेशा किधर लगता है, अवे फ्रॉम मास, एम जी किधर लगता है, नीचे। तो ये मैंने सारे फोर्स बना दिए। कितने फोर्स लगे बेटा, 3। एफ कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक। एम जी कितना है, इसका वेट किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। टी बेटा थोड़ा तिरछा, तिरछा बोले तो ऑब्लिक लग रहा है, ऑब्लिक लगता है उसके हमेशा, जो ऑब्लिक लगता है उसे बोलते हैं 2D फोर्स। उसके हमेशा दो कंपोनेंट होते हैं, जो थीटा को टच करने वाला कंपोनेंट है वो कौन सा होता है, कोस थीटा। जो थीटा को टच नहीं करता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, साइन थीटा। टी साइन थीटा किसके इक्वल है, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के। टी कोस थीटा किसके इक्वल है बताओ, एम जी के। अब इनको डिवाइड कर लो इक्वेशन 1 और 2 को, तो टी साइन थीटा बाई टी कोस थीटा इसके इक्वल आ जाएगा, बोलो, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी। टी से टी बेटा कट गया तो टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी। ये बच्चों हमारा मेन फॉर्मूला है आज की क्लास का। ये फॉर्मूला बहुत आसान फॉर्मूला है, लेकिन ये आज की क्लास के लिए अपना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टेन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी। यही तो हमें बेटा फाइंड करना था, कैलकुलेट एंगल बिटवीन देम। तो एंगल बिटवीन देम वो 2 थीटा हो जाएगा। बोले थीटा, बोले तो थीटा की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, टेन इनवर्स के क्यू स्क्वायर। अगर थीटा पूछे ना एंगल कितना बनाएगा, तो ये एंगल बेटा पूछता है। मतलब क्वेश्चन ये है इसका कि वर्टिकल के साथ एंगल थीटा, आप देख लो कौन सा एंगल है। इसकी इनिश हमेशा बेटा डिस्प्लेसमेंट एंगल ही पूछा जाता है। वो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब पूछा मैंने ही, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक से सही, कंप्यूटर ऑपरेटर की मिस्टेक से सही नहीं आया। मेन बात इसमें यह है कि थीटा कौन सा एंगल डिस्प्लेस, कैलकुलेट द एंगल डिस्प्लेस्ड, एंगल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन, ऐसे लिख लो, ओरिजिनल पोजीशन, है ना बेटा। ये एंगल हमें थीटा निकालना है। थीटा मान लो थीटा आप निकालोगे 30 डिग्री आ गया, तो दोनों के बीच का एंगल फिर 60 हो जाएगा। वो पूछता नहीं है जनरली, दोनों के बीच का एंगल बहुत मतलब आज तक नहीं पूछा गया। एंगल का डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है, समझ गए बेटा। टेन थीटा आपका जब निकालोगे वो ही आएगा 30, 45, 60। मान लो ये थीटा 60 आ गया, तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 120। वो आप आंसर किसी का भी आप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे बात के ऊपर ध्यान दो, ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, टेन थीटा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी। अब इसमें बेटा एक बात आती है जो मैं अभी आपको बार बार ये बोल रहा था कि चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है वो एक्शन रिएक्शन लॉ को ओबे करता है। और चार्ज हमेशा किधर लेके जाता है उनको, दूर। यानी चार्ज के कारण ये दूर हो जाते हैं। और अगर ये दोनों पेंडुलम पे सेम फोर्स लगेंगे तो वो सेम सेम ही दूर होंगे हमेशा। फिर से समझो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि यहाँ पे चार्ज Q और Q है। अगर बेटा मैं इनको बदल दूं, एक को Q1 कर दूं, एक को Q2 कर दूं, मान लो एक को ज्यादा कर दूं, एक को कम कर दूं, तो चार्ज भले बड़े छोटे हों लेकिन एक्शन रिएक्शन लो तो उतना ही लगता है, ठीक है। अपने 11th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, अर्थ जितना फोर्स बॉडी पे लगाती है बॉडी भी उतना अर्थ पे लगाती है। हाँ, लेकिन एक्सीलरेशन अलग होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन होता है, फोर्स तो बेटा क्या होता है, सेम होता है, लेकिन एक्सीलरेशन क्या होता है, F/m होता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर। हल्के मास में एक्सीलरेशन ज्यादा होता है। ये बातें हम पढ़ते रहे हैं 11th क्लास से कि आसमान से एप्पल गिरा, ठीक है, तो एप्पल ने जितना अर्थ को खींचा, अर्थ ने उतना ही फोर्स एप्पल पे लगाया।
तो फिर चला कौन, एप्पल, क्योंकि उसका मास क्या था, कम था, तो उसमें एक्सीलरेशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अर्थ का मास बहुत ज्यादा था तो उसमें एक्सीलरेशन हुआ ही नहीं, इसलिए एक्सीलरेशन 0 हुआ, तो अर्थ तो चली नहीं। ये बातें अपने पढ़ते रहते हैं। अब यहां मैं आपको क्या बता रहा था कि दोनों चार्ज सेम हैं तो एंगल सेम है, लेकिन अगर एक चार्ज बड़ा छोटा होता बेटा तो भी एंगल सेम रहते। देखो कैसे, इफ इन अबव क्वेश्चन अगर एक चार्ज बड़ा है एक छोटा है तो एंगल क्या होगा बेटा, दोनों एंगल सेम ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये बड़े छोटे हों तो भी इनके फोर्स क्या बने रहेंगे, ऑलवेज सेम ही रहेंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों पे सेम रहेंगे तो वो डिस्टेंस भी सेम ही कवर करेंगे। डिस्टेंस सेम कवर करेंगे तो वर्टिकल के साथ एंगल भी, एंगल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी इनका सेम ही रहेगा। लेकिन चार्ज तो बेटा एंगल को बदल नहीं सकता, चार्ज चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो एंगल सेम रहेंगे, क्योंकि चार्ज का फोर्स हमेशा सेम है। लेकिन मास तो अलग अलग है ना बेटा, तो अगर इनके मास अलग अलग होते तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका एंगल क्या होगा बेटा, कम होगा। इस केस में फर्स्ट आंसर होगा, इस केस में थर्ड आंसर था, इस केस में फर्स्ट। मास जिसका ज्यादा है उसका एंगल कम हो। आप एक बात कॉमन सोचो, इसमें जो भारी होगा, इसमें जो हैवी वाला होगा, एक बार कॉमन सेंस से भी सोचो कि इनको चार्ज कहाँ लेके जाता है, दूर, और मास कहाँ लाते हैं, अंदर। इस पे भी लगेगा बेटा मास का इफेक्ट, इस पे भी सेम ही फोर्स लगेंगे, है ना। तो मास किधर लेके आते हैं, अगर ये पेंडुलम अगर भारी होंगे, भारी होगा तो वो कहाँ गिरेगा, नीचे वर्टिकल की तरफ। तो जिसका मास ज्यादा होगा वो अंदर शिफ्ट हो जाएगा, जिसका मास ज्यादा होगा वो अंदर शिफ्ट हो जाएगा, अंदर शिफ्ट हो जाएगा। देखो ये भारी है, भारी है तो वो mg उसको अंदर लेके चला जाएगा, जिस वजह से उसका एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मास क्या करता है बेटा, चार्ज एंगल को बढ़ाता है, ठीक है, चार्ज एंगल को बढ़ाता है, लेकिन मास उनको अंदर लाता है। हैवी होंगे तो मास अंदर आ जाएगा। पहले देखो मास ने तो बिल्कुल ही अंदर ला रखा था, जब चार्ज था ही नहीं तो बिल्कुल ही अंदर ही पड़े थे मास के कारण, ठीक है। चार्ज आने पे वो दूर हो गए, लेकिन जो अब सोचो एक हैवी है और एक लाइट है, तो हैवी वाला ज्यादा दूर नहीं जाएगा, फोर्स तो इक्वल लग रहा है। अगर इक्वल फोर्स अपने भारी चीज पे लगाएंगे तो वो ज्यादा चलेगी नहीं, तो जो भारी होगा वो ज्यादा चला नहीं, तो उसका एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होगा। भारी का एंगल कम होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका एंगल हमेशा कम होगा। तो ये बेटा कॉमन सेंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, जिनको आप अपने कॉमन सेंस से कर सकते हो। बहुत इजी सी बातें अपने पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। देखो अगर बेटा इस सिस्टम को हम सैटेलाइट में ले जाएं तो सैटेलाइट में जी क्या हो गया, 0 ही हो गया। सैटेलाइट में तो बेटा वेटलेसनेस होती है, वहां ग्रेविटी का इफेक्ट क्या हो गया, जी बराबर 0, तो mg भी 0 हो गया, जी 0 हो गया, तो मास तो उसका खत्म ही हो गया। अभी मैं आपको यही बात बार बार, आप कहोगे सर बार बार बोल रही थी ये बात कि mg उनको अंदर लाता है। अब बेटा अगर mg मान लो खत्म ही हो गया, mg खत्म ही हो गया, तो बचा कौन, दूर लेके, इलेक्ट्रिक फोर्स बच गया, रिपल्शन वाला, वो इनको कहां लेके जाएगा, दूर लेके जाएगा। मास तो खत्म हो गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स इनका बच गया। अब इलेक्ट्रिक फोर्स अगर बच गया तो उनकी पोजीशन क्या हो जाएगी बेटा, ऐसी हो जाएगी। देखो उनकी पोजीशन, अगर इनको सैटेलाइट में ले गए या स्पेस में ले गए तो ये ऐसे हो जाएंगे, यानी कि उनमें थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये थीटा बोले तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। फिर वही बात, थीटा बोला पर एंगल बिटवीन देम पूछ ले तो 2 थीटा मतलब कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहां मैंने वो बात पूछ ली जो मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में जो बात की थी ना बेटा, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में जो इसको कट किया था, एंगल बिटवीन देम। तो एंगल बिटवीन देम आगे पूछा गया है 2 थीटा हो जाएगा। तो वैसे वो डिस्प्लेस एंगल पूछता है, तो थीटा पूछे तो कितना आंसर करना है, 90 डिग्री। लेकिन अगर एंगल बिटवीन स्ट्रिंग पूछे तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो बेटा थोड़ा सोच के आंसर देना है कि क्या पूछा गया है, ठीक है। तो हुआ क्या बेटा, मास क्या ला रहा था, अंदर, इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लेके जा रहा था, रिपल्शन कहां लेके जा रहा था, दूर। तो वो पूरा दूर हो गए, जितना दूर हो सकते थे। कितना दूर हो सकते थे, 180 डिग्री पर। सेपरेशन बिटवीन बॉल्स या पेंडुलम, ये L है, ये L है, तो सेपरेशन बेटा उनमें कितना हो गया, 2L। तो अगर वो आपको थीटा पूछा जाए, एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस्ड एंगल, तो कितना आंसर देना है, 90 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, थीटा का आंसर 90 डिग्री, ठीक है। एंगल बिटवीन स्ट्रिंग पूछे तो क्या आंसर देना है, 180 डिग्री, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सेपरेशन पूछे तो कितना देना है, 2L। इलेक्ट्रिक फोर्स देखो, ये बेटा प्लस Q था,
ये प्लस क्यू था, तो इनके बीच डिस्टेंस 2l हो गई है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, k क्यू स्क्वायर बाई 2l का होल स्क्वायर, मतलब k क्यू स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर। ये क्या हो गया, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स। और टेंशन की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अवे फ्रॉम मास, ये होगी टी। तो यहां पर टेंशन फोर्स किसके इक्वल होगा, एफ ई के इक्वल होगा, और एफ ई कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर। डायग्राम से देखो बेटा, टेंशन अंदर, इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर, तो टेंशन और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्विलिब्रियम में सेम हो जाएंगे। ये इनकी स्पेस के अंदर या सैटेलाइट के अंदर बनी हुई इक्विलिब्रियम होगी, जिसमें ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। सैटेलाइट या स्पेस एक ही बात है, जहां वेटलेसनेस कंडीशन होती है। नोट कर लो बेटा इसको। अब बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, 11th क्लास की बात, आर्किमिडीज थ्योरी, बायोंट फोर्स वाली थ्योरी। तो आपने बेटा एक 11th क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई फ्लूइड है, फ्लूइड वाले चैप्टर के अंदर, इसमें कोई बॉल डुबो दी, मास आपने डुबो दिया, तो इसका जो वेट है mg, वो तो नीचे लगता है, लेकिन ऊपर की ओर क्या लगता है, एक बायोंट फोर्स लगता है। तो नीचे में ऊपर एक फोर्स लगता है, तो वो वेट को, इफेक्टिव वेट को क्या कर देता है, कम कर देता है, क्योंकि उसको अपोज करता है। तो नीचे वेट लग रहा है, ऊपर बायोंट, तो इफेक्टिव वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए तो बेटा स्विमिंग करते हैं वो तैरते हैं ऊपर, जब वो बैलेंसिंग कर लेते हैं तो वो तैर भी सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो, पानी के अंदर एक बकेट डालो, पानी को निकालो, जब वो पानी के अंदर रहती है, तो अंदर रहती है तो क्या होगा, मास, उसका वेट किधर होगा, mg नीचे, लेकिन एक्शन की रिएक्शन कहां होती है, ऊपर होती है। तो बायोंट फोर्स की वजह से वो बैलेंस हो जाता है। अब बायोंट फोर्स के कारण जो वेट बैलेंस हो जाता है, तो वो तैर सकता है, इजीली वो तैर सकता है, जो बैलेंसिंग बना लेता है। और जिसको तैरना नहीं आता है वो डूब जाता है, क्योंकि वो सफिशिएंट बायोंट फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। लेकिन अब मैं आपको ये कहना चाहता था, इसमें फ्लूइड की मैं डिटेल तो नहीं पढ़ा रहा, पर आपको एक बात मैं याद रखवाता हूं, जो 11th की यहाँ पे यूज आनी है, बल्कि 12th में कई जगह पे यूज आनी है। क्या है ये बात, कि इफेक्टिव एक्सीलरेशन, इफेक्टिव एक्सीलरेशन इन लिक्विड, ये बेटा कम हो जाता है, यानी कि जी डैश होता है वो कम हो जाता है जी से। और जी डैश की कम होने पर जो वैल्यू आती है, आर्किमिडीज ने निकाली थी एक फॉर्मूले में, तो ये थी बेटा, इसे बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इफेक्टिव वैल्यू इन वाटर, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी लिक्विड बाई डी सॉलिड। ये डी क्या है बेटा, यहाँ डेंसिटी है, डी क्या है बच्चों, यहाँ डेंसिटी है लिक्विड की, और एस फॉर सॉलिड की। अब एक बात बताओ, पानी में पत्थर डूबता है या पत्थर में पानी? आप कहोगे ये क्या क्वेश्चन पूछा है सर, बड़ी काम की बात है बेटा, ये कौन डूबता है, पानी डूबता है कि पत्थर? पत्थर, पत्थर बोले तो सॉलिड, तो डूबता है सॉलिड, तो सॉलिड हमेशा कहाँ आएगा, नीचे। ऊपर कौन है, लिक्विड, जो डूबता है वो नीचे। तो कई बार इसको ना, जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा D1 D2, उसके चक्कर में फंस गए ना, तो फंसे ही रह जाएंगे हमेशा। कई पढ़ते हैं सिग्मा और रो, लिक्विड की डेंसिटी को सिग्मा लिखते हैं, सॉलिड को रो, वो फंसे ही रह जाएंगे हमेशा, फिर कहेंगे फिजिक्स बड़ी टफ सब्जेक्ट है, फिर ये और बोलेंगे आके, है ना। अगर आप यहाँ पढ़ो बिल्कुल ऐसे इसको, डी लिक्विड और सॉलिड नीचे जाता है, तो आपको बड़ा इजी लगेगा। तो डी लिक्विड बाई डी सॉलिड। अब बेटा हम एक क्वेश्चन करते हैं, इफेक्टिव एक्सीलरेशन याद कर लो अच्छे से। ये क्वेश्चन देखो, इफ दिस सिस्टम इज डिप्ड इनटू ए लिक्विड, अब इन पेंडुलम को बेटा पानी में डाल दिया हमने, किसी लिक्विड में डाल दिया, तो एंगल रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्या कह रहा है, एंगल कांस्टेंट रहता है। ये बेटा नीट और जेई दोनों में आया हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या है, फाइंड एप्सिलॉन आर ऑफ लिक्विड। एप्सिलॉन आर क्या थी बेटा, प्रीवियस क्लास सभी पढ़िए बेटा अच्छे से। एप्सिलॉन आर क्या बताया था आपको प्रीवियस क्लास के अंदर, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड आपको फाइंड करना है। डेंसिटी आपको बॉल की भी दे रखी है, और डी लिक्विड, ये बेटा डी लिक्विड है, ये डी के बेस में ऐसे लिक्विड है, डी लिक्विड 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज इट इज मैंने डाटा जो लिए हैं वो प्रीवियस एग्जाम से मैंने लिए हैं, नीट और जेई का ये क्वेश्चन है। देखो बेटा
ये कह रहे हैं आपको कि इस सिस्टम को पानी में डुबोना है। किसको? इस सिस्टम को किसी लिक्विड में डुबो दिया। अब जो चार्ज सिस्टम था, अब इसको लिक्विड में डुबो दिया, तो ये थीटा क्या रहा? उसमें कांस्टेंट ही रहा। तो पहले तो ये बताओ थीटा था कितना? ये था बेटा टेन थीटा, ए क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी। इसमें के की वैल्यू में डालूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कुछ नहीं करूंगा। तो मैं उधर लेके चलता हूं टेन थीटा को, कि आपका टेन थीटा वन, आपका जो टेन थीटा वन ये कितना था? के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, इसको टेन थीटा वन को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी। ये तो था पहले वाली बात। अब इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड लिक्विड, लिक्विड के अंदर बच्चों क्या हुआ आप समझते हो? कि मान लो लिक्विड के अंदर टेन थीटा टू लेता हूं मैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। पहला चेंज तो यहाँ होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो के की जो वैल्यू होती है वो एयर के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, लेकिन मीडियम के लिए कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होती है। ठीक है, आगे चार्ज, ये तो बेटा इनवेरिएंट होता है चार्ज की प्रॉपर्टी में, वाटर में डालो चाहे एयर में, चार्ज तो वही है। और थीटा चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब उनमें आर भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, उनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हुआ। अगर आर बेटा बढ़ेगी तो थीटा एंगल ज्यादा बनाएंगे वो, आर अगर कम होती तो एंगल कम होता। तो इसका मतलब आर एंगल बदला नहीं, इसका मतलब आर भी नहीं बदली। मास तो बेटा बदलता भी नहीं है, लेकिन ये जी है ना, जो ये जी की जगह पर जी डैश हो गया। कौन से वाला जी डैश? क्योंकि पानी के अंदर जो इफेक्टिव एक्सीलरेशन होता है वो ये वाला होता है। तो यहाँ पे जहां पे जी लगा था ना बेटा आपका, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जहां पे जी लगा था वहां पे आप अब क्या लगाएंगे? जी डैश। और जी डैश की वैल्यू क्या लगाएंगे? जी वन माइनस डी लिक्विड बाई डी सॉलिड। क्या बोला बेटा मैंने? यहाँ पे जी था, जी रिप्लेस बाय जी डैश, तो यहाँ जी डैश हो गया इनसाइड द लिक्विड। इनसाइड द लिक्विड जी डैश होता है, और जी डैश की वैल्यू क्या होती है? जी वन माइनस डी लिक्विड बाई डी सॉलिड। गया बेटा आंसर। कैसे? एज पर क्वेश्चन टेन थीटा वन इसके इक्वल आपको दे रखा है, बताओ टेन थीटा टू के, और इनको दोनों को इक्वल कर दो। इक्वल करोगे ना जब, इसमें जो कटते हैं उनको काट देना। ये क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी इज इक्वल टू, उधर क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू में क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर एम, और साथ में एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ है? साथ में जी वन माइनस डी लिक्विड बाई डी सॉलिड। अब बेटा कट क्या रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब कट गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम जी, आर स्क्वायर एम जी भी कट गया, क्यू स्क्वायर भी कट गया, ये सेम थे। एप्सिलॉन आर बच गया, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एप्सिलॉन आर क्या बन जाएगा? 1/1 माइनस डी लिक्विड बाई डी सॉलिड। ये बेटा हमारा आंसर है। इसको थोड़ा आगे मैं चेंज भी कर सकता हूँ। कैसे? कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1/, अब नीचे क्या करता हूं मैं? एलसीएम ले लेता हूं। ये डी सॉलिड ऊपर क्या आ जाएगा? डी सॉलिड माइनस लिक्विड। नीचे क्या आ जाएगा? डी सॉलिड, ऊपर क्या आ जाएगा? डी सॉलिड माइनस डी लिक्विड। ये ऊपर चला जाएगा बेटा। तो एप्सिलॉन आर को ऐसे भी लिख सकते हैं, डी सॉलिड माइनस लिक्विड। ये बेटा आपका फाइनल आंसर हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये वाला भी सही है। जैसे जिस शब्दों में पूछे, जिस टर्म में आंसर हो उसमें ले आना। अब इसमें आपको और आगे बढ़ सकते हो। बॉल और उसकी डेंसिटी दे रखी है, तो आपको इसमें सॉलिड की डेंसिटी कितनी दे रखी है? देखो सॉलिड की डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.6। तो सॉलिड की डेंसिटी है 1.6, नीचे 1.6 माइनस 0.8, तो कितना आ जाएगा? 0.8। तो कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। एप्सिलॉन आर क्या आ गई? 2। यूनिट क्या बताई थी बच्चों आपको एप्सिलॉन आर की? क्या होती है एप्सिलॉन आर? यूनिट लेस होती है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। समझ में आ गया? शॉर्ट करो, रिड्यूस करो जल्दी से। क्या बोला मैंने आपको? बताओ कि जब हम किसी मीडियम में डालेंगे तो एक तो इसमें एप्सिलॉन आर आ जाएगा एक्स्ट्रा, और एक जी की जगह पे जी डैश, जिसकी मैंने वैल्यू लगा दी यहाँ पे। जी डैश की वैल्यू क्या होती है? जी वन माइनस डी लिक्विड बाई डी सॉलिड होती है। तो ये अपना
मेन बात थी। जो 11th का जो कंसेप्ट यूज होगा वो हम आपको ऐसे ही बता देंगे साथ में, बस एक कंसेप्ट याद कर लेना। सबको पता है कि पानी में डूबने पर एक्सी उसका भार कम हो जाता है क्योंकि बायोंट फोर्स को अपोज करता है, और भार कम होके हो कितना जाता है, बस फॉर्मूला याद करना है, ऊपर लिक्विड नीचे सॉलिड, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी प्रीवियस नीट का क्वेश्चन है, नीट एग्जाम से लिया गया है। देखो बेटा क्या है ये क्वेश्चन, देखो टू पिथ बॉल्स हैं कैरिंग इक्वल चार्जेज, इनके ऊपर इक्वल चार्ज हैं, मान लो इस चार्ज की वैल्यू Q है, इसकी वैल्यू भी Q, आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, ये इनका सस्पेंशन पॉइंट है S। ठीक है, अब देखो बेटा S इसने चेंज करके S डैश कर दिया, ये था सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ स्ट्रिंग की इक्वल है जो अभी फिलहाल L है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज R, ये देखो इसमें इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितना है, R है। नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड, ये क्लैम्प किए गए हैं एट हाफ द हाइट, पहले यहां तक थे फिर ये क्लैम्प इनको हाफ हाइट तक कर दिया, मतलब ये हाफ y था ये, तो ये y/2 कर दिया, इसकी जो डिस्टेंस ये कितनी रहेगी y/2 कर दी। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम्स, अब ये R डैश हो गया, ये R है बेटा, ये कितना हो रहा है R डैश हो रहा है, तो R डैश कितना होगा, तो नॉर्मल सी बात है y को चेंज किया और y/2 कर दिया, तो R कितना हुआ R डैश, तो हमें इनका रिलेशन चाहिए। लेकिन पहले बच्चों मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए कई बच्चे नहीं समझे, ये देखो बेटा ये पेंडुलम है, दिख रहे हैं सभी को, ज्यादा अच्छे से तो नहीं दिखेंगे, देखो ऐसी उम्मीद मत करना, लेकिन ठीक ठाक दिख जाएंगे। ये एक पेंडुलम है, दो पेंडुलम है बेटा लगे हुए ऐसे हैं, इनका सेपरेशन सस्पेंशन पॉइंट जो था ना, बाद में इनकी हाफ लेंथ में कर दिया, यानी इसके यहां कर दिया, ये समझ लो। तो अब आप ये बताओ कि अगर इनकी ये लेंथ इनकी कम हो गई तो वो दूर भी तो कम जाएंगे ना, पहले तो इनकी बड़ी लेंथ थी, पूरी लेंथ लेके घूम रहे थे, तो ये इतना दूर दूर हो गए, अब इनकी मैं लेंथ रिड्यूस कर दूं यहां से, तो ये जाएंगे भी कम दूर, यानी उनमें सेपरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब है बच्चों कि ये इस लेंथ को लेके दूर जा रहे थे, ये मैंने ऐसे यहां से पकड़ा और यहां से इनको होल्ड कर यहां लगा दिया ज्वाइंट बीच में, तो अब इनकी लेंथ भी तो कम रह गई, कम रहेगी तो वो दूर ज्यादा जा नहीं पाएंगे, जब लंबे थे लेंथ तो पूरा दूर भाग रहे थे, ये बात आई समझ में। ठीक है, यहाँ छोटे थे तो यहाँ इतना ही भाग पाएंगे। अब बात उठी कि हमारे पास टेन थीटा कितना था पीछे, प्रीवियस वाला डायग्राम देखो आप, तो प्रीवियस वाले डायग्राम से टेन थीटा उठाओ, टेन थीटा की वैल्यू बेटा कितनी थी, KQ²/R²mg। मैंने आपको भी बताया था, क्या बताया था मैंने अपने बच्चों को, मैंने ये बताया था बच्चों आपको कि आपके लिए ये फॉर्मूला जो है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। कौन से वाला फॉर्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये वाला देखो, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला टेन थीटा KQ²/R²mg, ये मैंने एज इट इज वहां पे लिख दिया, KQ²/R²mg। अब इसमें टेन थीटा की वैल्यू कितनी आती है, देखो टेन थीटा बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो मैं अब आपको वहां पे लेके चलता हूं, दोबारा से वहां पे चलते हैं बेटा अपने, कि मैंने आपको ये बोला टेन थीटा में ले आया वहां से, अब ये सेपरेशन इनमें R है, अब ये है बेटा एंगल थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कितना होगा बताओ, R/2 होगा, एंगल के सामने वाला, क्योंकि पूरा R है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा R/2, और बेस कितना होगा इसका y, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी R/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस बाय y इज इक्वल टू KQ²/R²mg। आ गया ना बेटा रिलेशन बच्चों, आ गया ना रिलेशन, देखो कैसे आ गया, हमें किसका रिलेशन चाहिए था बताओ, y को चेंज किया और r को चेंज किया, तो y और r में हमें रिलेशन चाहिए था, तो देखो ये ऐसे बन जाएगा r³ r² और मिलके r³ बन जाएंगे, 2KQ²y 2KQ²y बाय mg। आप तो बस r
और y का रिलेशन देखो, बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट ही है, 2 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, g भी अर्थ पे ही है सभी कुछ, तो g भी कांस्टेंट है, तो r क्यूब प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया y के, तो आपने लिखा r क्यूब प्रोपोर्शनल टू y के, या r प्रोपोर्शनल टू y पावर 1/3, या r2 बाई r1 क्या हो जाएगा y2 बाई y1 पावर 1/3। और क्वेश्चन में y2 को उसने क्या कर दिया था y/2 कर दिया था, y1 कितना था देखो, y1 तो y था, यही था ना बेटा क्वेश्चन, देखो y1 तो y था, बाद में कितना कर दिया है y/2 कर दिया है, तो r2 कितना आ जाएगा देखो, r1 y2 की वैल्यू y/2, y1 की वैल्यू y पावर 1/3, तो यहां से r2 कितना आ जाएगा बताओ, r2 कितना आ जाएगा, r1 डिवाइड बाई 2 की पावर 1/3, ये बेटा आंसर था। PYQ कीजिए। तो बेटा आप एक पुराने जो ओल्ड पेपर्स हैं 10 साल के मार्केट में जो टॉपिक वाइज मिलते हैं, ईयर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज, जिसमें आपको इलेक्ट्रोस्टेट मिलेगा, तो जो मैं बोलता हूं कि ये नीट में आया था, ये जेई मेंस में आया था, तो नीट और जेई मेंस क्योंकि अपनी जो सीरीज है, मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि इक्वली एनसीईआरटी तो कवर करेंगे ही, अपने पहले एनसीईआरटी को ही कवर करते हैं और साथ में नीट जेई, क्या कि आपकी बाद की प्रॉब्लम रहे नहीं, ठीक है, तो साथ साथ ही पूरा ये एक जो भी टॉपिक पकड़ा उसको कंप्लीट ही कर दिया आपने, चाहे पेंडुलम प्रॉब्लम है, चाहे पॉलीगन प्रॉब्लम है, चाहे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे इंडक्शन कंडक्शन जो भी है, सब पॉइंट को पकड़ा, 5 क्वेश्चन किए, बस बात खत्म, 5 क्वेश्चन नीट के, 5 जेई के किए, 5 एनसीईआरटी के, हर टॉपिक के ऊपर 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो तो आपको सब आता होगा, ठीक है, तो आप उसके लिए PYQ ले लीजिए, ठीक है, ताकि आप अपने आप को चेक भी कर सको साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट बेटा समझ आ गया, नेक्स्ट चलो, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ये भी बेटा नीट का क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम का, अगर थीटा बहुत कम होता है इसमें तो फाइंड सेपरेशन x बिटवीन द बोल्स। अगर बेटा इसमें थीटा कम कर दूं मैं, तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि थीटा कम का मीनिंग क्या होता है। देखो थीटा कम का सिग्निफिकेंस बताता हूं। देखो पहले आपको बेटा मैं एक वर्क पावर एनर्जी की 11th क्लास की बात बताता हूं कि जिसमें आपने ये थीटा ज्यादा कर दिया, ये थीटा आपने बहुत ज्यादा इसको दूर तक ले गए, तो अब क्या होता है, ये तो इसका डिस्प्लेसमेंट x था ही, पर ये चीज देखो आप, ये पॉइंट P यहाँ होता है, ये सस्पेंशन पॉइंट होता है, ये हम y लेते हैं, ये स्ट्रिंग होता है, तो बेटा जो एंगल है उसमें एक y और l को आप देखो ध्यान से, ये y यहाँ तक है, कहाँ तक है, P पॉइंट तक है, इसमें एंगल थीटा ज्यादा है। अगर बच्चों एंगल थीटा कम होता, देखो अगर एंगल थीटा कम होता मान लो, तो ये धीरे धीरे इसको कम करके देखो, इसी को रफ वर्क में मान लो मैं इसको अंदर लेके आऊं, तो मैं इसको यहां ले आऊंगा, तो जैसे जैसे बेटा ये नीचे आएगा तो इसके P इसके जस्ट सामने रहना चाहिए, तो P भी तो नीचे आ जाएगा ना, P डैश भी नीचे आ जाएगा, तो अगर मैं इसको बिल्कुल यहाँ हल्का सा ही डिस्प्लेसमेंट दूंगा तो बेटा P क्या होगा, समझे बात, कि ये जो पॉइंट P है वो बिल्कुल सामने ही होगा, यानी y और l क्या हो जाएंगी, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगी, जितना ऊंचा जाएगा उतना लेंथ तो ये हो गई, और y पॉइंट होता है वो बिल्कुल उसके सामने होता है, जितनी हाइट तक ये ऊपर गया उसके सामने, और अगर ये ऊपर गया ही नहीं तो y और l क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, है ना। और आप बेटा क्या कहते हो, पहले बड़े वाले डायग्राम को देखो, साइन थीटा, इसमें साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, ये x है डिस्टेंस, साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यानी कि x बाई एल। कोस थीटा किसके इक्वल होता है बताओ, बेस अपॉन हाइपो, बेस क्या है y, हाइपो क्या है l। टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन y। अगर बेटा क्या होगा, एंगल छोटा हो जाएगा, इफ थीटा स्मॉल, तो मैंने बच्चों को क्या सिखाया कि y एक ऑलमोस्ट इक्वल टू l होता है, y l के बराबर हो जाएगा, तो यहां बेटा क्या करो, आप y को l के बराबर कर दो, यहाँ पे ये जो टेन थीटा का जो फॉर्मूला है इसमें y को l कर दो, तो ये x बाई एल है, ये भी x बाई एल हो जाएगा, ध्यान दे रहे हैं बात पे, ये x बाई एल है, ये भी x बाई एल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, पहली बात। सेकंड बात, ये इक्वल हो जाएंगे
क्योंकि x ये डिस्टेंस है। अब वहां स्मॉल एंगल के लिए बेटा एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब एंगल के सामने आर्क क्या हो जाएगी x, और रेडियस इसकी l और y सेम ही है तो उसको हम l लिखेंगे। तो दोनों ही x यानी y अगर l के इक्वल हो गया तो वो भी x बाई एल, वो भी x बाई एल, और ये थीटा के इक्वल हो जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू थीटा, और थीटा क्या होता है x बाई एल होता है। आप और क्लियर लिखना है तो ऐसे कर लो, पहले थीटा को लिख दो और फिर कर दो x बाई एल। तो आप पढ़ते थे बेटा 11th क्लास में कि एंगल स्मॉल हो तो साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, टेन थीटा भी ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। आज आपको उसका मीनिंग समझ में आ गया कि यहाँ एल होता है या वाई होती है, और एल और वाई क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं जब एंगल छोटा। एंगल जब दूर होता है तो एल और वाई डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब पास आता है तो वो ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। और कोस थीटा को क्या लिखते थे, ऑलमोस्ट वन, यानी कि अगर थीटा स्मॉल होता है तो कोस थीटा अप्रोक्स इक्वल टू वन। क्यों, क्योंकि वाई और एल बेटा सेम हो गए, तो वाई और एल सेम है तो वाई बाई एल कट के कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो ये हमारे को ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट हमें सीखना था। अब आओ अपने क्वेश्चन के ऊपर। ये कहता है कि अगर थीटा बहुत स्मॉल हो जाए इसमें तो यहाँ क्या होगा, यहाँ बताओ टेन थीटा किसके इक्वल आ रहा था, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू में एम जी, यही था बेटा टेन थीटा। और इसका ये कहना है कि सेपरेशन एक्स कितना होगा बॉल्स के अंदर। तो ये देखो ये चीज है हमारे पास, सेपरेशन को क्या कह रहा है, ये एक्स कह रहा है। ये हो गया हमारे पास एंगल थीटा, ठीक है क्लियर। ये थी हमारे पास लेंथ एल हो गई है। तो अब ये टेन थीटा अगर एंगल स्मॉल है, इफ थीटा इज स्मॉल, तो टेन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, और थीटा क्या होता है बेटा, एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितनी है बच्चों बताओ, ये थीटा है ये भी थीटा है, थीटा के सामने आर्क कितनी है, सेपरेशन तो एक्स है, तो आर्क कितनी होगी, बोलो बेटा आर्क कितनी होगी, एक्स बाई टू होगी। एंगल के सामने आर्क ये हाफ हो जाएगा ना, तो कितनी होगी, एक्स बाई टू होगी। आर्क अपॉन रेडियस, और रेडियस कितनी होगी इसकी, एल हो गई। तो यहाँ मैं टेन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा, एक्स बाई टू एल इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी। मेन फॉर्मूला अपना वही था, बस मैंने यूज क्या किया, एंगल स्मॉल होने पे जो आप बोलते थे टेन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, थीटा की मैंने वैल्यू क्या ली, एंगल क्या लिया मैंने, आर्क अपॉन रेडियस, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब क्या हो जाएगा, ये सेपरेशन को यहाँ एक्स लिख रहा है बेटा, तो आर की जगह पे यहाँ पे क्या पुट करना है आपको, एक्स। हल्का सा ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है कि सेपरेशन को किससे डिनोट किया गया है, एक्स से, तो सेपरेशन मैंने एक्स लिया है। अब बच्चों एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एक्स का क्यूब, फिर आगे एक्स क्यूब हो गया, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो ए क्यू स्क्वायर एल बाई एम जी, ये आ गया एक्स क्यूब। और अगर एक्स पूछे तो इसकी पावर कितनी कर देंगे, 1/3। जो आंसर था उसका वो ये था 2 के क्यू स्क्वायर एल बाई एम जी, पावर कितनी हो जाएगी इसकी, 1/3 हो जाएगी बच्चों, ठीक है 2 के क्यू स्क्वायर एल बाई एम जी, ठीक है पावर 1/3 हो जाएगी। रिड्यूस करो जल्दी से, बताओ इस क्लास की शुरुआत में मैंने टेन थीटा क्या बोला था, ए क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी। इसमें बस लेना क्या है, अगर एंगल छोटा हो जाए तो टेन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, और थीटा कितना हो जाता है बताओ, एक्स बाई एल हो जाता है। समझ आया बिल्कुल। तो ये स्मॉल एंगल का केस था, मैंने आपको 11th की चीज बच्चों को साथ साथ याद करवा दी, तो 11th के कंसेप्ट साथ साथ चलते ही रहेंगे। नोट कर लेना बेटा कि थीटा अगर स्मॉल होता है तो साइन थीटा और टेन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू, दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा हो जाते हैं, और कोस थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल का, न्यूमेरिकल नंबर 6, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, तो आ सकता है, वो तो इतना सिंपल ही है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, ठीक है कंसेप्ट अच्छा है। बस देखो क्या है, इफ थीटा इज स्मॉल, तो इसने थीटा स्मॉल दे दिया, और क्या कह रहा है कि चार्ज ऑफ बॉल्स स्टार्ट टू लीक, बॉल्स का चार्ज लीक हो रहा है, ठीक है मैंने एग्जाम से क्वेश्चन उठाया है एज इट इज, इसको चार्ज लीक हो रहा है। देखो अगर ऐसा कंसेप्ट आता है तो आप अब सारे कंसेप्ट सीख गए, जितने कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं पेंडुलम के ऊपर सभी कंसेप्ट आप सीख चुके हो, बस इस लास्ट कंसेप्ट को सीखना है। एट कांस्टेंट रेट,
and balls comes closer with speed v, then the relation between v and x। पहले समझो हुआ क्या, पहले इस स्लाइड में मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, इसका मीनिंग समझो। कुछ क्वेश्चन तो हो ही जाएगा पर इसका मीनिंग समझो। पहले मीनिंग क्या है, क्वेश्चन समझ आ गया तो बस बन गया फिर तो। ये देखो ये क्या कह रहा है कि ये इसमें सेपरेशन था मान लो x, और सेपरेशन के लिए थीटा स्मॉल दे रखा है, कोई बात नहीं, स्मॉल वाला केस भी हमने पढ़ लिया, और थीटा अगर बड़ा एंगल हो तो भी पढ़ रखा है, कैसे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब बात इसमें उठती है कि ये कहता है कि इसका चार्ज लीक हो रहा है, तो यहां मैं पहले तो ये लिखता हूं, आप बच्चों सोचो कि चार्ज लीक होगा तो इसका चार्ज कम हो रहा है, ठीक है, यानी चार्ज के कारण इसमें रिपल्शन लगता था, तो चार्ज अगर कम होगा, चार्ज उसका कम होगा तो उसमें जो रिपल्शन लग रहा था वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिपल्शन कम हो जाएगा। अगर बच्चों रिपल्शन कम हो जाएगा तो वो क्या होगा, पास आ जाएंगे, कम्स क्लोजर, देन दे कम्स क्लोजर। और अगर वो पास आ जाएंगे, अगर वो पास आ जाएंगे तो उनमें जो x जो डिस्टेंस है, ये जो सेपरेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम्स क्लोजर, वो पास आएंगे तो उनमें सेपरेशन क्या होगा, x कम हो जाएगा। और जब उनमें x कम होगा, ठीक है, धीरे धीरे वो पास आएंगे, x कम होगा, रिपल्शन कम होगा, उनकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ऊपर से आ रहे हैं ना बेटा, पेंडुलम है, ऊपर से आ रहे हैं, ये रिपल्शन खत्म हो गया, समझ गया, वो खत्म हो रहा है, दूर गए थे रिपल्शन के कारण, चार्ज लीक हो गया, चार्ज खत्म हो गया, एकदम से वो कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं ऐसे, तो उनकी स्पीड एकदम से क्या होगी, बढ़ेगी। तो v और x में रिलेशन बताना है, ये तो हमें समझ आ गया कि ऊपर से नीचे आ रहा है तो स्पीड बढ़ेगी, चार्ज खत्म हो रहा है, ग्रेविटी के कारण नीचे आ रहा है। लेकिन अब हमें इसमें रिलेशन बताना है कि v का x के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, ये हमको इसमें बताना है। x कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, x क्यों कम होगा, समझ गए, रिपल्शन के कारण क्या होता था, दूर, अब चार्ज खत्म हो गया, चार्ज खत्म हो रहा है, लीक हो रहा है, कांस्टेंट रेट से लीक हो रहा है, कांस्टेंट रेट से चार्ज क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि अगर थीटा स्मॉल था, अगर बेटा थीटा स्मॉल था तो सेपरेशन था कितना, 2k² L बाई mg, सेपरेशन कितना था, 2k², सेपरेशन की जो x³ की वैल्यू थी वो कितनी थी, 2k² L बाई mg, ठीक है बेटा, यही वैल्यू थी, 2k² L बाई mg, ये वैल्यू होगी हमारी इसकी x³। अब क्या है कि x³ का चार्ज के साथ ये रिलेशन है, या ऐसे भी कह सकते हैं q² प्रोपोर्शनल टू x³, या हम ऐसे भी कह सकते हैं q प्रोपोर्शनल टू x पावर 3/2। अब बेटा हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन लेते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, d/dt, d/dt, और इस तरफ भी d/dt, यानी आप ये समझ लो, थोड़ा सा बस मैथमेटिक्स देखो, 1 मिनट का काम है, ये इधर q और इधर x पावर 3/2, मैंने बेटा दोनों तरफ d/dt से मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिफरेंशिएशन को मैं थोड़ा इजी करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब dq/dt क्या है, कांस्टेंट है, आपको गिवन क्या है, dq/dt, ये क्या है, रेट ऑफ चार्ज लीक विद टाइम, ये आपको क्या दे रखी है, कांस्टेंट दे रखी। ये देखो क्वेश्चन में कि चार्ज ऑफ बॉल्स स्टार्ट टू लीक एट कांस्टेंट रेट, चार्ज कांस्टेंट रेट से, मतलब टाइम के साथ इसका जो लीक हो रहा है चार्ज वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट मतलब टाइम के साथ इसका जो चार्ज का चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट है। अब इधर बेटा d/dt आ गया, क्या आ गया, d/dt, लेकिन ये तो x है, तो x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में तो होता ही नहीं है, तो हम इसको समझाने के लिए dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये जो dx/dt है ये किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी के, क्योंकि वेलोसिटी बच्चों कितनी होगी, dx/dt, क्योंकि जब वो पेंडुलम पास आएंगे तो सेपरेशन अभी कितना x है, और वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, तो वेलोसिटी होती है dx/dt, इस वेलोसिटी से वो पास में आ रहे हैं। तो आगे लिखता हूं मैं यहाँ
डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ये dx बाई डी टी, ध्यान दो बेटा ये जो मैंने टिक किया है dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, यहां से dx और यहां से dt, इसको मैंने लिख दिया वेलोसिटी v, और पीछे क्या बच गया बताओ, d बाई डी एक्स एक्स की पावर 3/2। अब x का जो डिफरेंशिएशन है ये हो जाएगा, डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला होता है, n x पावर n-1, तो डी क्यू बाई डी टी ये तो आपको कांस्टेंट दे रखा है, तो इसको मैं c लिख लेता हूँ कांस्टेंट को, v, और ये क्या हो जाएगा 3/2 x की पावर 3/2 -1, मतलब n पावर कितनी है 3/2 x की पावर n-1। अब क्या हुआ बच्चों, बोलो बोलो क्या हुआ, बस आंसर आ गया, बस ये तो कांस्टेंट है, v 3/2 इंटू में x की पावर कितनी रहेगी, हाफ रहेगी, तो अब बेटा c कांस्टेंट है, 3/2 कांस्टेंट है, तो v क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x पावर हाफ। जो मैंने आपको कहा था कि x कम होगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो देखो बिल्कुल सही है, x कम होगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। एक बार बेटा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ इसको मैं, कि ये चार्ज जो था लीक हो रहा था, चार्ज लीक हो रहा था तो चार्ज कम हो रहा था, चार्ज कम हो रहा था तो उसमें रिपल्शन क्या हो रहा था, कम हो रहा था, रिपल्शन ही कम हो गया तो वो गिर जाएंगे, अंदर पास आ जाएंगे, उनमें डिस्प्लेसमेंट कम होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। पूछा गया वेलोसिटी, और आंसर कौन सा आया बेटा, थर्ड, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू x की पावर -हाफ, मतलब ये x की पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -हाफ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब हमको तो बेटा पता नहीं है, हमको तो ये वैल्यू पता है, बस हमें तो q और x में रिलेशन पता है। ये थोड़ा सा बेटा मैथ्स तो आपको सीखना पड़ेगा, अगर आपने डॉक्टर या इंजीनियर बनने का, IITN बनने का सोचते हैं ना बेटा, साइंस लिए, तो इतना थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन डिफरेंशियल, और ये आपने 11th में कर रखे हैं, मैं आपको साथ साथ दोबारा सिखा रहा हूँ, सीखोगे तभी तो होगा ना, इसको करोगे तो बहुत ईजी है। देखो ये q प्रोपोर्शनल टू x पावर 3/2, q का मैंने क्या किया बताओ, डी क्यू बाई डी टी, Q का मैंने क्या किया बताओ, डी क्यू बाई डी टी, इधर भी डी बाई डी टी, इधर भी डी बाई डी टी, ये डी क्यू बाई डी टी तो हमें दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, तो ये तो मैंने कांस्टेंट मान ली, और इधर बेटा क्या था, ये x का t के रिस्पेक्ट में तो हो नहीं रहा, तो इसका x का x के रिस्पेक्ट में, यानी सेम होता है ना ऊपर नीचे, dx की पावर, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या होता है, dx की पावर n बाई dx, तो ऊपर x है तो नीचे भी x होता है, तो वो था नहीं तो मैंने ऊपर नीचे x कर दिया, dx बाई dt क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन गई, और dx की पावर 3/2 इसका आपने छोटा सा एक डिफरेंशिएशन कर दिया, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। तो आज हमने सीखा कूलम्स लॉ के ऊपर सिंपल पेंडुलम की कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। इस सीरीज आपने सिंपल पेंडुलम करने के बाद अब सिंपल पेंडुलम विद कूलम्स लॉ आपके ऊपर कभी आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है। ठीक है, नोट्स बना लें बेटा अच्छे से इसके, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे।